नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो द वीक ऑफ शो में आज हम बात करेंगे हफ्ते भर की सियासी उठापटक की। हफ्ते की शुरुआत सियासी गर्माहट से हुई। मौका रहा मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का। पहले ही दिन सदन में नरसिंह घोटाले की गूंज सुनाई दी। विपक्ष विरोध स्वरूप एप्रिन पहनकर सदन में पहुंचा और नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार की घेराबंदी की। वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार दिखी। नतीजतन सदन की कार्यवाही हंगामे के बीच स्थगित कर दी गई। वही हुआ जिसका अंदेशा था। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन बवाल हो गया। एप्रिन पहनकर सदन में पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने नरसिंह घोटाले पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, चर्चा होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोपहर 1 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया। प्रदेश के हजारों युवाओं के साथ पिछले इतने सालों से घोटाला चल रहा है, नरसिंह घोटाला। इसके अंदर करोड़ों रुपए, कम से कम 200-300 करोड़ की वसूली की गई पूरे प्रदेश के अंदर। जो नर्सिंग काउंसिल ने नियमों के खिलाफ जाके अपने हिसाब से कानून बनाए। हम चाहते हैं कि सरकार स्थगन के माध्यम से इस पर चर्चा कराए और सबको न्याय मिले, पूरे प्रदेश के युवाओं को न्याय मिले। यह विषय काफी लंबा है, पुराना है, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सीबीआई जांच चल रही है। ऐसा कोई इसमें तत्काल चर्चा कराई जाए, इसलिए स्थगन विधानसभा की कार्रवाई रोककर चर्चा कराई जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार किसी भी चर्चा से पीछे हटने वाली नहीं है। हम चर्चा किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, पर नियम और कानून के अंतर्गत होना चाहिए चर्चा। कोई ये मंडी बाजार थोड़ी है। विधानसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित की गई तो विपक्ष बाहर आ गया। यहाँ गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को बर्खास्त करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सिंघार ने एक बार फिर चर्चा की बात कही। इस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार नियम प्रक्रिया के अंतर्गत मान्य परंपरा में चर्चा के लिए तैयार है। उत्तेजना से बात सुन नहीं सकते, हम सीधी साधारण भाषा बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नोत्तर काल के बाद चर्चा का आश्वासन दिया और इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन के बाहर भी नरसिंह घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। देखिए, प्रदेश का एक बड़ा मामला जो नर्सिंग कॉलेज घोटाले का स्कूल का है, हम चाहते थे कि पूरे इस पे चर्चा हो और निश्चित तौर से सरकार कहीं आए बाए इस मुद्दे को रोकना चाहती थी, चर्चा नहीं कर। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जवाबदारी के साथ ला, उन्होंने कहा है कि हम जो भी बात पे चर्चा कराना चाहते हैं, तो ये मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। लेकिन हमेशा आरोप लगते हैं विपक्ष के हंगामे के, तो हम बीच का रास्ता चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी नियम में कराएं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा सदन में होना चाहिए, फ्लोर पे होना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शुचिता की राजनीति स्थापित कर रही है और हम लगातार तैयार हैं हर बात पे चर्चा करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष को पुरानी आदत है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पे आरोप लगा दिया था कि वो खनन माफिया हैं, शराब माफिया हैं। तो नेता प्रतिपक्ष के उमर सिंघार जी के नाम से तो मुझे ऐसे ही याद आता है कि वो इसी तरह के आरोप लगाने के लिए एक्सपर्ट हो गए हैं। बाकी का विपक्ष को मैं एक सलाह जरूर देता हूं कि जनहित में, जन कल्याण के लिए यदि संजीदगी से चर्चा करें तो हर विषय के लिए हम तैयार हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 19 जुलाई तक प्रस्तावित है, जिसमें सरकार 3 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। इसमें 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय प्रावधान होगा। इसमें कृषि, महिला और बच्चों के लिए प्रावधान अलग अलग मदों में लाए जाएंगे। इसके पहले 2 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ये तय है कि चुनावी वादों पर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रखने वाला है। लाडली बहनों को 3,000 महीने, 2,700 रुपए क्विंटल में गेहूं और 3,100 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी जैसे वादों पर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि वो इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश विधानसभा से लेकर संसद तक हंगामा ही हंगामा रहा।
विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन भी नरसिंह घोटाले के साथ राहुल गांधी के बयान की भी गूंज सुनाई दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हिंदुत्व को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी पर अड़ा रहा, वहीं संसद में भी राहुल गांधी के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। देश में संसद और मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। दोनों सदन हंगामेदार है। मध्य प्रदेश में विपक्ष नरसिंह घोटाले और चुनावी वादे पर सरकार को घेर रहा है, तो संसद में विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। लेकिन दोनों सदनों में गर्माहट कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर है। राहुल ने संसद में मोदी सरकार और बीजेपी को घेरते हुए कुछ ऐसा कहा कि देश भर में बवाल मच गया। हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल गांधी का ये बयान सामने आते ही बीजेपी उबाल पड़ी। बीजेपी के साथ ही तमाम हिंदूवादी संगठन भी सड़क पर उतर पड़े। राहुल के बयान की निंदा होने लगी। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने संसद भवन में हिंदुओं का जो अपमान किया है, हिंदुओं को हिंसक बताया है, हिंदू समाज हिंसक है। और जिस प्रकार ये राहुल गांधी ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत हिंदुओं को अपमानित करा है, सारे हिंदू सनातनी इसमें आक्रोश है। लेकिन राहुल गांधी पर सबसे तगड़ा वार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। हिंदुत्व के नए फायर ब्रांड के नेता के रूप में उभर रहे डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल के बयान को देश और दुनिया भर के हिंदुओं का अपमान बताया। कांग्रेस से इस पर सफाई मांगी, उन्हें कांग्रेस से बाहर निकालने की मांग की, तो कहा कि राहुल को नाक रगड़कर हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के बयान की मैं घोर भत्सना करता हूं, जिनके माध्यम से पूरा हिंदू समाज लज्जित हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े दुनिया के मंदिर के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को लज्जित करने का बयान दिया है, हिंदुओं को हिंसक बताना, ये उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफी मांगना चाहिए। ऐसे में उनके इस बयान से सबकी भावना आहत हुई है, उनको तुरंत माफी मांगना चाहिए। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपके माध्यम से अपील करूंगा, वे तुरंत उनसे इस्तीफा मांगे और कांग्रेस इस बयान से इत्तेफाक रखती कि नहीं रखती, वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। उधर कांग्रेस राहुल गांधी का बचाव कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल का निशाना हिंदुत्व पर नहीं, हिंदुत्व के नाम पर हिंसा और अराजकता फैलाने वालों पर था। कि भारतीय जनता पार्टी विषय से भड़कती है, चाहे लोकसभा में हो चाहे किसी विधानसभा में। पहले भारतीय जनता पार्टी बताए कि अयोध्या क्यों आ रहे हैं, फिर बात हो। कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव पर तो उतर रही है, लेकिन हिंदुओं की भावना से जुड़े इस मसले पर उसे घर के अंदर ही विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। कई कांग्रेस नेता ही मानते हैं कि राहुल गांधी का बयान हिंदुत्व की भावनाओं को आहत करने वाला है। कुल मिलाकर राहुल के बयान पर घमासान जारी है। इस घमासान के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो करारा वार किया है, उससे फिलहाल कांग्रेस तिलमिलाहट में जरूर होगी। खासकर मध्य प्रदेश में जिस तरह सीएम के बयान के बाद राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है, इससे ये साफ हो गया है कि विकास और सुशासन के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव की छवि एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता की भी बन रही है। ये पहला मौका नहीं जब राष्ट्रीय मुद्दों पर वो भाजपा की तरफ से खुलकर सामने आए हों। इसके पहले भी सनातन के मुद्दों पर उन्होंने मुखरता से आवाज उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ID24। मध्य प्रदेश के मानसून सत्र के तीसरे दिन हंगामे के बीच नई सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट में रोजगार, स्वरोजगार पर
खास ध्यान रखा गया। बजट में प्रदेश में चल रही सारी योजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था की गई। साथ ही टैक्स का अतिरिक्त बोझ लोगों पर नहीं लादा गया। बजट की राशि में 16% की बढ़ोतरी की गई। 6 महीने पहले बनी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। 3,65,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट में रोजगार और स्वरोजगार पर खास ध्यान रखा गया है। बजट में प्रदेश में चल रही सारी योजनाओं के लिए फंड की व्यवस्था की गई है। साथ ही टैक्स का अतिरिक्त बोझ लोगों पर नहीं लादा गया है। पिछले साल की तुलना में 2024-25 के लिए बजट राशि में 16% की बढ़ोतरी की गई है। रोजगार और स्वरोजगार के साथ सरकार ने हेल्थ और ऊर्जा सेक्टर पर भी जोर दिया है। बात बजट के प्रमुख प्रावधानों की करें तो पुलिस विभाग में होगी 7500 भर्तियां। स्कूलों में शिक्षकों के 17,000 पद भरे जाएंगे। 22 नए ITI खुलेंगे। 2,580 सीट बढ़ेगी। मंदसौर, सिवनी और नीमच में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नए पद सृजित होंगे। पीएम आवास के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान। बैगा, सहरिया, भारिया जैसी पिछड़ी जातियों के लिए 22 नए छात्रावास। महिला स्व सहायता समूह को बाजार से जोड़ने 800 करोड़। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4800 करोड़। उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़। दुग्ध योजना के लिए 150 करोड़। पशुपालकों के लिए 590 करोड़। गौशाला के लिए 250 करोड़। प्राकृतिक खेती के लिए 30 करोड़। SC/ST को मुख्यधारा में लाने के लिए 31,756 करोड़। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4,900 करोड़। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26,560 करोड़। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़। शहडोल, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। लाडली बहना योजना के लिए 18,984 करोड़ रुपए। फसल बीमा के लिए 2,000 करोड़ रुपए। भोपाल के बरखेड़ा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। PM ई-बस योजना का आगाज। 6 शहरों में 552 ई-बसें चलाई जाएंगी। CM राइज स्कूलों के लिए 667 करोड़ रुपए स्वीकृत। जनजातियों के लिए विकास के लिए 46,806 करोड़। हर जिले के लिए अपना एक नया प्रोडक्ट। विधायकों को ई-ऑफिस बनाने के लिए 5 लाख। अटल कृषि योजना के तहत 11,056 करोड़ की सब्सिडी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 13,596 करोड़। पेंशन योजनाओं के लिए 4,421 करोड़ रुपए। 2028 में सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ रुपए। छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए 563 करोड़ रुपए। नगर निकाय के लिए 5,000 करोड़ रुपए। PM सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडौरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र। रामपथ गमन श्री कृष्ण पथ योजना पर शुरू होगा अमल। उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना। सत्ता पक्ष का दावा है कि यह प्रदेश के समग्र विकास का बजट है, जिसमें प्रदेश के समग्र विकास का खाका तैयार करने के साथ सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बजट बेहतर है, जनता का बजट है, जनता के लिए है और मुझे लगता है कि सर्वस्पर्शी बजट है। इसमें सभी वर्गों का विशेष तौर से ध्यान रखा है। गरीब, महिलाएं, किसान और युवा, इन सबका समावेश इसमें किया है। हमने अपनी 7 महीने की सरकार में हर बार राशि दी है और युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए और न केवल बहनों के लिए बल्कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए भी सब कुछ इस बजट में आया है। धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेगी और हम सबके जीवन में बदलाव लाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम के राम वन गमन पथ के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण का भी श्री कृष्ण पाथई का बड़ा प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है। इसलिए हमने पर्याप्त धनराशि इस बात के लिए भी जोड़ी है कि हमारे धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल भी तीर्थ स्थल में बदले। ये पहली बार हमारी सरकार ये गुंजाइश लेके चल रही है। हर वर्ग के विकास की और बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं विपक्ष चुनावी वादों को लेकर सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का सवाल है कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 और धान का 3100 रुपए क्विंटल क्यों नहीं हुआ। लाडली बहनों को 3,000 महीने 400 रुपए में सिलेंडर देने के वादे का क्या हुआ। तो ये बजट क्या उन भ्रष्टाचारी मंत्रियों के लिए आ रहा है या उन अधिकारियों के लिए आ रहा है जो योजनाओं के अंदर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इतने सालों से चल रहा है। कई घोटाले सामने आ रहे हैं। तो ये सरकार क्या घोटाले बंद करना चाहती कि नहीं। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया कि पिछले 1 साल के दौरान प्रदेश सभी आर्थिक मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में GDP में
9.37% की ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय में 10,000 की बढ़ोतरी और 6% प्राइवेट नौकरियां बढ़ाने जैसे दावे किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इस बजट से प्रदेश तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ेगा। देखना यह है कि सरकार अपने दावों पर कितनी खरी उतर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कुल मिलाकर हंगामा खींच रहा। विपक्ष ने शुरुआत से लेकर अंत तक नर्सिंग घोटाले को लेकर सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्ष ने तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे को लेकर अड़ा रहा। वहीं विश्वास सारंग ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया और विपक्ष पर बेवजह हंगामा करने और इसके पीछे बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया। अंततः वही हुआ जिसकी आशंका थी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। सदन में 4 दिन से हंगामा ही चल रहा है। हंगामा नर्सिंग घोटाले को लेकर है। विपक्ष तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे को लेकर अड़ा है। सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायक एप्रिन पहनकर सदन पहुंचे, चर्चा की मांग की। दूसरे दिन इस पर चर्चा हुई। तीसरे दिन बजट पेश हुआ तो इस दौरान भी नर्सिंग घोटाले की गूंज रही। चौथे दिन भी इसी मसले को लेकर शोर शराबा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य के उन पर आरोप लगा रही है। उनके जिस पत्र का हवाला देकर अमानक कॉलेजों की मान्यता देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें छात्रों की संबद्धता का जिक्र है, मान्यता का नहीं। मान्यता नर्सिंग काउंसिल ने दी है, जो स्वायत्त संस्था। सारंग ने कहा कि सदन में विपक्ष के सभी आरोपों का तथ्यगत जवाब दिया जा चुका है। उन्होंने विपक्ष पर बेवजह हंगामा करने और इसके पीछे बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया। लगभग 15-17 विधायकों ने मुझ पर लगातार प्रहार किए। जब मैंने बिंदुवार जवाब दिए तो उनके पास कोई भी उत्तर नहीं था। उनकी सभी बातों का तथ्यात्मक रूप से खंडन किया गया। पर जब मामला टाँय फिस हो गया, जब गुब्बारे से पूरी हवा निकल गई, गुब्बारा पंचर हो गया, तो अब गुब्बारे में फिर से पंचर गुब्बारे में, फूटे हुए गुब्बारे में फिर से हवा भरने का प्रयास किया जा रहा है। और चौथा जो पॉइंट है जिस पर वो बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय से संबद्धता के प्रकरणों के निराकरण हेतु विद्यार्थियों के हित में पुनर्विचार किया जाना। और उसमें भी क्या लिखा है कि इस सन में यदि किन्हीं कॉलेजेस ने फीस जमा कर दी है तो उनके छात्रों का समय से परीक्षा हो जाए, उनका भविष्य खराब ना हो जाए, इसलिए यूनिवर्सिटी इनके एफिलिएशन के लिए, संबद्धता के लिए पुनर्विचार करे। मैंने कोई निर्देश नहीं दिए, पुनर्विचार करे। उधर इस मामले को सदन में उठाने वाले कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने पीसी कर सारंग की बातों का खंडन किया। जयवर्धन ने नर्सिंग घोटाले से जुड़े 3 कागज के सेट दिखाते हुए आरोप दोहराया कि सारंग ने ही मानदंडों का पालन न करने वाले नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की सिफारिश की और अब सरकार उन्हें बचाने की कोशिश में जुटी है। पहला सेट माननीय पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के कार्यालय के द्वारा जो पत्र दिया गया था, पहला वो पत्र है। दूसरा जो आपको ये आदेश दिया गया है मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर की तरफ से, और तीसरा वही यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मलय नर्सिंग कॉलेज का मान्यता और संबद्धता का जो पूरा अलग अलग वर्ष, अलग अलग समय में उसकी क्या स्थिति थी कि 15 दिसंबर 2022 को एक पत्र जारी किया जाता है। उस पत्र के अगर आप चौथा बिंदु देखें, स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जिन कॉलेजों को वर्ष 19-20, 20-21 और 21-22 में संबद्धता नहीं मिली है, उन कॉलेजों के संबद्धता पर पुनः विचार किया जाए। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से विधानसभा के सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। इनमें अधिकतर हंगामेबाजी ऐसे मसलों पर होती आई है जिसमें शोर शराबे के अलावा विपक्ष के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। सदन का वो बहुमूल्य समय जो जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए आरक्षित रहता है, जुबानी जमा खर्च में बीत जाता है। नर्सिंग घोटाला ऐसा ही मसला है जिस पर आरोपों प्रत्यारोपों के तीर तो जमकर चल रहे हैं, लेकिन सदन का समय जाया करने के अलावा कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24।
मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस चुनाव को लेकर दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों दलों के दिग्गजों ने अमरवाड़ा में डेरा जमाया। कांग्रेस से कमलनाथ और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी चुनावी मैदान में दिखाई दिए, तो वहीं पिछले चुनावों की तरह बीजेपी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। सरकार की योजनाएं गिनाकर जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर प्रतिष्ठा का चुनाव होने जा रहा है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा सीट के उपचुनाव को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने नाक का सवाल बना लिया है। कांग्रेस से कमलनाथ ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। लोकसभा चुनाव में बेटे नकुलनाथ की हार के बाद कमलनाथ अमरवाड़ा में कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वो अपनी 40 साल की सेवा और संबंधों की दुहाई देकर वोट मांग रहे हैं। ये उपचुनाव क्यों है? ये धोखा कमलनाथ के साथ नहीं है, ये धोखा आपके साथ है। ये धोखा आपके हर परिवार के सदस्य के साथ है और यही बात आपको समझनी है और ये धोखा का बदला आपको लेना है। मैंने तो 45 साल अपनी जवानी समर्पित करी छिंदवाड़ा जिले को, छिंदवाड़ा जिले की पहचान बनाई। कमलनाथ के साथ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी अमरवाड़ा में पूरा जोर लगा रहे हैं। वजह ये है कि चुनाव उनका नेतृत्व क्षमता के इम्तिहान जैसा है। लोकसभा चुनाव की करारी हार के बाद वो पहले से ही अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर हैं। अमरवाड़ा भी हाथ से जाता है तो उनकी लीडरशिप और बूथ मैनेजमेंट पर भी सवाल उठेंगे। यही वजह है कि जीतू पटवारी भी लगातार छिंदवाड़ा में कैंप कर रहे हैं। वो दल बदल को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। इसलिए गए कि बीबी पे लोक आयुक्त चल रही है, इसलिए गए कि कुछ न कुछ राजा जी को मिला ही होगा। अब वो खर्च होगा आप पे, आपको पैसे बांटे जाएंगे, बहुत सी बातें होगी, कार्यकर्ताओं को मैनेज किया जाएगा, सबको जानते तो हैं। पर हमारी माँ है, हमारी पार्टी, अपनी पार्टी हारेगी, अपनी माँ हारेगी और हमारा पूर्व विधायक है वो हमारी माँ को हराने के लिए हमसे सौदेबाजी करेगा तो हमारे में से कोई करेगा। उधर बीजेपी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मिशन अमरवाड़ा की कमान खुद अपने हाथ ले रखी है। वे चुनाव घोषित होने के बाद छिंदवाड़ा के लगातार दौरे कर रहे हैं। वो अमरवाड़ा में केंद्र की मोदी और अपनी सरकार की योजनाएं और दिन गिनाकर वोट मांग रहे हैं। आदिवासियों पर खास फोकस कर रहे हैं, तो कमलनाथ भी उनके निशाने पर है। इसके लोग कह रहे थे कांग्रेस का गढ़ है, ये गढ़ कांग्रेस का रहेगा। हमने कहा था गढ़ नहीं है, गड़बड़ है, गड़बड़। इस आदिवासी अंचल में मैं डंके की चोट ये बात बोलना चाहता हूं। अरे जिनने अंग्रेजों के खिलाफ भगवान बनकर के आदिवासियों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, वो भगवान के रूप में जीते जी भगवान के नाते से पहचाने वाले बिरसा मुंडा का सम्मान अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमें इस बात का गर्व है। हम अगर अपने आदिवासियों के ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं इसकी जरूरत क्या है। वाह भैया वाह, इनकी जरूरत नहीं है, आपके एक खानदान को माथे पे बिठाते रहो। हमने छिंदवाड़ा मॉडल, विकास का मॉडल, छिंदवाड़ा में इतना विकास किया कि छिंदवाड़ा को दूसरों को लाके दिखाते थे। अब आप बताओ छिंदवाड़ा में इतना विकास किया, विकास किसका हुआ? एक परिवार, दो कुटकी को लेकर के आने वाले समय में 4,290 रुपए क्विंटल कोदो कुटकी खरीदने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाए। अभी तक एमएसपी नहीं थी, सरकारी स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीदी नहीं थी। हमारी सरकार ने तय किया ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो कुटकी रागी ये भी हम खरीदने का काम करेंगे गरीब आदिवासियों की जिंदगी बनाने के लिए। मध्य प्रदेश देश भर में बीजेपी का मजबूत गढ़ बन चुका है। 2 दशक से भी ज्यादा समय से सूबे में बीजेपी की सत्ता है, तो लोकसभा सीटों में उसने क्लीन स्वीप कर रखा है। लेकिन छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहां वो पूरी तरह अपना कब्जा नहीं जमा पाई। लोकसभा में भले ही अपनी जीत हासिल की हो, विधानसभा की सभी सीटें कांग्रेस के कब्जे में है। कांग्रेस के इस किले को पूरी तरह जीतने के लिए भाजपा मिशन अमरवाड़ा पर आगे बढ़ रही है। देखना यह है कि इसमें उसे कामयाबी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।